बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। एक और वीक का आगाज़ हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड जो है आई होप बहुत अच्छा आपका गुजरा होगा। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारी तरह आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अगर थकावट है तो वो सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट की वजह से होगी। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से प्रोग्राम में आपको मैं वेलकम कहूंगी। हैप्पी मंडे। आयशा ने कहा कि थकावट, आयशा असल में अपनी रुदात सुनाना चाह रही हैं। आप थकी हुई हैं? समझ गई हैं? मैं समझ गई हूँ। आप लाहौर से आई हैं। थकी हुई हूँ। आपको मेरे चेहरे से भी शायद महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सा स्वेल्ड हुआ हुआ है क्योंकि मैं अपने घर गई हुई थी, लाहौर गई हुई थी। लेकिन ये थकावट जो ना, ये आप कह सकते हैं कि जब आप घर वालों से मिलकर आते हैं, खुश फील होते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, इतना कोई मसला नहीं। अच्छा वीकेंड गुजारा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। आफ्टर लॉन्ग टाइम में गई थी मिलने के लिए। आपका कैसा गुजरा? मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। आप अपनी अम्मी की तरफ गई थी, मैं भी अपनी अम्मी है। शायद बेशक एक ही शहर में हम रहते हैं, लेकिन मेरा वीकेंड इसी तरह ही गुजरता है। लेकिन अच्छा हुआ कि आप हो आई हैं, बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा ये एक और चीज़ बड़ी कांस्टेंट होती है, वैसे तो वो रोजाना ही होती है, लेकिन जो वीकेंड पे खास तौर पर होती है ना, कितने कप चाय पी आपने घर जाके? वो मैं गिन के नहीं बता सकती। मैंने बहुत कप चाय पी है। अपनी छोटी बहनों को कह के मेरे लिए चाय बना के लाओ। हाँ, मैंने अपनी छोटी बहन को देखना होता, कहती चाय चाहिए, मैं कहती हूँ हाँ। ये जो एडिक्शन है ना आयशा को चाय की, और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, इनसे रिलेटेड ही हमारी जो पहली स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तानी गुज़श्ता माली साल के दौरान 179 अरब रुपए से जायद की चाय पी गए हैं। 189 अरब रुपए जी। ओ माय गॉड। 179 माली साल 2024-25 में मुल्क में 2,46,514 मेट्रिक टन चाय मंगवाई गई, जिसका दरामदी बिल 62 करोड़ 90 लाख डॉलर। आप इतनी चाय मैं तो अकेली नहीं पी सकती। मैंने इसलिए कहा ना कि आप और आप जैसे लोग ठीक है, कोई मसला नहीं है। चाय वैसे भी कहा जाता है कि चाय मशरूबों की मुर्शद है। ठीक है, ख्याल से इतनी चाय शायद ही किसी मुल्क में पी जाती हो जितने पाकिस्तानी शौकीन है। आई थिंक ये साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा पी जाती है एंड इट्स फाइन। मुझे लगता है कि ये एक जिंदगी है और बहुत अच्छी है। आप सुबह उठे तो आपको चाय चाहिए होती है, शाम को सोने जा रहे होते हैं चाय चाहिए, रात को सोने जा रहे होते हैं चाय चाहिए, तो थक जाएं तो चाय चाहिए होती है। कोई मसला ना भी हो तब भी चाय चाहिए, दोस्तों के साथ बैठे हैं तब भी चाय चाहिए, ऑफिस से फ्री हो जाएं चाय पीने चलते हैं। हमें तो बहाना चाहिए, बहाना भी शायद नहीं चाहिए, बस चाय ले चाहिए। मुझे चाहिए। हाँ, मैं पीती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चाय नहीं पीती। लेकिन ये जो खबर है ना, ये आयशा और इन जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए है। जून के दौरान जो है ना, ये इस बारे में बताया गया है कि कितनी चाय पाकिस्तानी जो है वो हड़प कर गए। ओके, 14 अरब 18 करोड़ मेट्रिक टन की जो चाय है वो दरामद की गई थी। एक माह में चाय का दरामदी बिल 4 करोड़ 97 लाख डॉलर से भी जायद रहा है। हमने सोचा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करें। और आयशा चूंकि कप चाय का उठा के खड़ी थी, तो मैंने कहा इनको साथ में शामिल करना इस बात में ज़रूरी है। तकरीबन 40 मिलियन डॉलर की चाय हम पी गए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इट्स ओके, हमने बाकी जगहों से पूरा करी और पैसे दे के ही चाय खरीदते हैं, मुफ्त में चाय नहीं आती। बहरहाल अच्छी खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। और बहुत अच्छी खबर है वो आपको देते हैं, और वो है पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, हम कह सकते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में 2 अहम आलमी एजाज़ात जीतनी है। बरतानिया में ये एयर शो हुआ और मार्का हक में हिस्सा लेने वाले GF-17 सी ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, तैयारे ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। अच्छा, ये जो फुटेज है, वो जो तैयारा वो भी बड़ा वायरल हो रहा था, जिसको अवार्ड मिला है। वो बड़ा जबरदस्त, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे उसकी आंखें बनी हुई थी। हाँ, वो आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा, दूसरों को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। पहले तो उसकी शक्ल ही काफी है मेरे ख्याल से। शक्ल काफी है, लेकिन हमने अब दिखा भी दिया, हमारी पाक फ़ज़ाइया ने दिखा भी दिया कि सिर्फ शक्ल पे नहीं जाना। शक्ल से चाहे मासूम भी लग रहे हो, लेकिन ऐसा हम काम करके दिखाएंगे कि फिर आपने ना बैठकर सोचना है कि हमने पंगा लिया ही क्यों था पाक फ़ज़ाइया से। बहरहाल जी, इसके अलावा कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी से भी नवाजा गया है हमारे एक और तैयारे को। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों को ये अवार्ड्स तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिए गए हैं। और दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शोज़ में एक रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की शिरकत जो है, उसकी पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों और उसकी हवाबाजी की सनत की ताकत को दिखाने के अज़्म का सबूत भी जाहिर करता है। और मैंने बड़ी वीडियोज़ इस तरह की देखी हैं कि जो दूसरे मुल्कों की फ़ज़ाइया के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के तैयारों की, स्पेशली GF-17 की बहुत इधर ज़्यादा रश रहा है। मैंने देख रही थी फुटेज में भी, वो दूसरी तरफ और भी ममालिक के तैयारे खड़े थे, लेकिन वहाँ पे कोई रश नहीं था। लोग आई डोंट नो सरप्राइजिंगली देखने आ रहे थे या शौक में थे कि पाकिस्तान
मतलब अब भी नहीं देखेंगे क्या? हाँ नहीं, अब तो देखेंगे ना। देखेंगे अब जो इंडिया का हाल कर दिया ना पाकिस्तान की फजाइया ने, उसके बाद तो लोग जरा ज्यादा देखने के लिए आ रहे थे कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो इंडिया के तैयारों का ये हाल पाकिस्तान के तैयारों ने, और पाकिस्तान के शाहीन पायलट उनकी जानिब से किया गया। ज़ाहिर है तैयारों का तो इस्तेमाल था ही। चलें जी आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी शामिल करते हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद चोटी गैशर ब्रोन 1 मसनूई ऑक्सीजन के बगैर जो है उसको सर करने का बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। गिलगित से ताल्लुक है इनका। शाह दौलत इतवार की सुबह 11 बजे गैशर बर्न 1 टॉप पर पहुंचे थे और उसके बाद शाह दौलत ब्रॉड पीक सर करने की पेशकदमी भी शुरू करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त बात है। सो प्राउड ऑफ यू शाह दौलत। इससे पहले अगर हम बताएं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में शाह दौलत की, वो K2 नांगा पर्वत और गैशर बर्न 2 भी सर कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी माउंटेनियर्स से मेरी मुलाकात हुई है ना आना, या जितने भी देखने वाले, वो कहते हैं कि हमें एक मरतबा जब हम चले जाए ना किसी भी चोटी को सर करने के लिए, उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ना चोटियां या पहाड़ हमें बुला रहे हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग अस। तो वो फिर पीछे नहीं हट सकते हैं, वो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऑक्सीजन बगैर, जो मसनूई ऑक्सीजन है उसके बगैर सर की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी हाइट पे जाके ऑक्सीजन की ज़ाहिर कमी हो जाती है। उसके बाद भी ये कारनामा सर अंजाम देना, बिल्कुल पाकिस्तान का जो नाम है वो फख्र से बुलंद जरूर किया है। इन जैसे बहुत सारे और लोग जो बल्कि अब तो खवातीन भी हम काफी जो बता रहे होते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी चोटियां सर की। हम क्योंकि अब नामों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और वो इन्फॉर्मेशन के लिए भी है आप तमाम लोगों के लिए, और उसके बारे में ज़रा आपको बता देते हैं कि आप तमाम लोग जो है ना वालिद के साथ साथ अपनी वालिदा, अपनी माओं के नामों से भी पुकारे जाएंगे। जी हाँ, पासपोर्ट के अंदर वालिद के साथ साथ वालिदा का नाम भी लाजिम करार दे दिया गया है। ये एक खबर सामने आई है कि एक नए जारी होने वाले पासपोर्ट्स जो हैं उनमें दरख्वास्त दहिंदा की वालिदा का नाम भी शनाख्त के लिए दर्ज होगा। और ये फैसला आलमी मयार से हम आहंगी, समाजी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। और ये इकदाम करने के बाद आलमी तकाजे जो है वो पूरे हो जाएंगे और शहरियों को आसानी भी होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, जाके प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा वैसे होता है मदर का नाम ना हो तो दूसरे एयरपोर्ट्स पे चेकिंग में या इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा नहीं, अच्छा है जहाँ दुनिया के साथ आपने बाकी चीज़ों में कम्पीट करना है तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐड करके आप अपने शहरियों को मुश्किल उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, वीज़े नहीं मिलते हैं। अगर ये वीज़े मिलने के बाद वहाँ पर दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाकर मसला होगा तो फिर डेफिनेटली लोगों ने जो है ना बुरा भला ही कहना है। तो ये एक अच्छी, फादर का नाम है तो मदर का भी होना चाहिए। अम्मी तो अम्मी होती है ना तो अम्मी होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हमने सियासत की बात करनी और पाकिस्तान की सियासत तो सियासत ही होती है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन आज होने जा रहा है। PTI के 4 नाराज अरकान का मामला जो है ना वो भी अब कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गया। वो चारों दस्तबरदार हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन की 11 नशिस्तें हैं जिनके पर इंतखाब होना, जिनमें 7 जनरल हैं, 2 खवातीन की हैं और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें भी शामिल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो 5 और हुकूमत 6 नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद हो चुके हैं। और कहा जा रहा था कि 6-5 का ये फार्मूला बन चुका है कि 6 हुकूमत की नशिस्तें होंगी, 5 अपोजिशन की होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली वहाँ पर सिचुएशन ये बनी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तो मामला तय पा गए, लेकिन PTI और PTI के दरमियान जो है ना वो मसला जो शुरू हो चुका अब तो काफी हद तक शायद हल हो चुका है। अब तो जो नाराज अरकान थे वो भी दस्तबरदार हो चुके हैं, तो मामला कुछ साफ जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत से लड़ेंगे, ये भी बताया जा रहा है। जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी और मुराद सईद उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त की बात करें तो रुबीना और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम स्वाति उम्मीदवार है। सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद साहब ने। तारिक, वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले तो ये बताइए जो बिला मुकाबला इलेक्शन वाला मामला था, इस पर PTI के जो नाराज अरकान है उनके काफी तहफुजात थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमारे बयानिया के अगेंस्ट है, आप उन लोगों के साथ जाके बैठ रहे हैं जिनके साथ बानी खुद बैठना पसंद नहीं करते या बात करना पसंद नहीं करते। अब मामला हल किस तरह से हुए? अच्छा, वो खुर्रम ज़ीशान के बारे में बताएगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दस्तबरदार नहीं हुए। शुक्रिया आलम आयशा, सुबह बखैर। अच्छा, जो आपने अभी तो नरेट कर दिया जो सिचुएशन है, लेकिन खुर्रम ज़ीशान वाहिद उम्मीदवार है PTI के जो जिन पर रात भर कोशिशें की गई, लेकिन ताहर उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। बाकी जो 4 उम्मीदवार थे, कवरिंग कैंडिडेट्स थे PTI के, वो वक्फे से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी की दीगर कायदीन की कोशिशों से, जरगों से वो दस्तबरदारी पर तैयार हो गए। लेकिन वाहिद एक उम्मीदवार है खुर्रम ज़ीशान,
जिनका ताल्लुक कोहाट से है और हार्ड कोर कारकुन है पीटीआई के, वो बाकायदा तौर पर दस्तबरदार नहीं हुए हैं। अभी कुछ ही देर कबल सोशल मीडिया फोरम पर उसने एक बयान जारी किया है कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। एक वोट भी नहीं मिले लेकिन सिस्टम के खिलाफ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये एक दिलचस्प मामला 2-3 दिन से चला आ रहा था कि पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान तो मामलात फार्मूला तय पा गया, लेकिन पीटीआई का पीटीआई के साथ जो फार्मूला था वो तय नहीं पा रहा था और वो इख्तिलाफात किसी हद तक अब भी मौजूद हैं। रात गए तक जो बाकी 4 उम्मीदवार थे उनको दस्तबरदार करा दिया गया। उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के दीगर कायदीन ने काफी कोशिशें की, लेकिन फिर इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि इख्तिलाफात बदस्तूर मौजूद है। 9 से 10 ऐसे अराकीन है जिसके हवाले से हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि मुमकिन तौर पर वो इस इंतखाबात में स्लिप हो सकते हैं या पीटीआई के का जो फार्मूला है अपोजिशन के साथ उसके खिलाफ जा सकते हैं। अच्छा, इसका एतराफ अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम इस सिलसिले में बात करेंगे, उनका तज्जिया भी लेंगे। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इरफान सलीम साहब जो हैं, कहने को तो वो दस्तबरदार हो गए हैं, लेकिन बड़ा ये स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल है क्योंकि बैलेट पेपर्स के ऊपर नाम मौजूद होंगे, इतना वक्त नहीं था कि वो हटा लिया जाता, कि उनको भी वोट पड़ सकता है। इसके अंदर आपको क्या सारे मामलात नज़र आ रहे हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है ये होने की? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ना सिर्फ ये कि जो पीटीआई के मुखालिफ या फहरिस्त के मुखालिफ कैंडिडेट खड़े हो गए थे, उन्होंने तो जिस तरह आपने बताया कि कल 12 बजे तक टाइम था, वो दस्तबरदार नहीं हुए, तो बैलेट पेपर पर उनका नाम तो आ गए 4-5 उम्मीदवारों के। लेकिन ये मुमकिन है कि कुछ वोट जो है, इसमें ज्यादातर पीटीआई के जो नाराज अराकीन है 8-10 तो रिकॉर्ड पर है और 8-10 ऐसे अराकीन है जो टिकटों की तकसीम पर नाराज थे, जिसका मुजाहरा एक हफ्ते से हम देखते आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और जो बाकी नाराज अराकीन है उनको भी वोट पड़ सकते हैं और इसका नुकसान वो पीटीआई को खुद पेश आ सकता है। अभी जो फार्मूला तय पा गया है 6 और 5 का, तो अगर ये पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात ना होते तो ये इनकी नशिस्तों की तादाद 7 तक बगैर इत्तेहाद के जा सकती थी। लेकिन चूंकि पीटीआई के अंदर भी रिफ्ट है, इख्तिलाफात का अंसर है, तो उसी बिना पर अली अमीन गंडापुर ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करके वो अब इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प अंसर ये है कि अपोजिशन वाले पीटीआई को वोट देंगे, पीटीआई वाले अपोजिशन को देंगे और पीटीआई के अंदर और ऐसे वक्त में ना तारिक, जहां पर पीटीआई पहले ही एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, इसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में इत्तेहाद होने जा रहा है। अच्छा, टिकटों की तकसीम के हवाले से आपने बात की कि वहां पर भी इख्तलाफात है। मिर्जा अफरीदी का नाम, जिस पर कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को पीटीआई में रिजर्वेशंस थी, लेकिन गंडापुर साहब क्यों बज़िद थे उनको टिकट जारी करने पर? एक तरफ मैं उनका बयान देख रही थी कि बानी पीटीआई ने जिनका नाम दिया उनको ही टिकट जारी हो रहे हैं। एक नाम बानी पीटीआई की तरफ से आया, ये कह रहे हैं गंडापुर साहब। ऐसा ही है, बुनियादी तौर पर पार्टी में किसी और की जरूरत ही नहीं हो सकती कि वो पार्टी के बानी चेयरमैन की मर्जी के खिलाफ किसी उम्मीदवार को फहरिस्त में डाल देते। ये बिल्कुल मुसद्दिका फहरिस्त थी जिसकी तस्दीक पीटीआई की तमाम क़यादत कर चुकी है कि ये बानी की तरफ से मंजूर शुदा फहरिस्त है। अब मजे की बात यह है कि जो कारकुन या जो रहनुमा या जो उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे वो अपने बानी का नाम अभी तक नहीं ले रहे। वो पार्टी की जो क़यादत है, बाकी जो बायर है जेल से, उसको तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन अपने बानी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे हैं। वो ज्यादातर जिम्मेदार जो है अली अमीन गंडापुर को करार दे रहे हैं, बिरसर गौहर को करार दे रहे हैं, बिरसर साहब को करार दे रहे हैं। लेकिन बानी के खिलाफ मजे की बात यह कि जिसने फहरिस्त मंजूर की है उसके खिलाफ कोई कारकुन, कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं बोला है। तो ये कंफ्यूजन है। जिस कन्विक्शन के साथ आपने कहा ना कि किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई और नाम दे सके, तो वो उससे हमें समझ आ गई। एक और मामला जो है हल्फ बर्दारी का, जो मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, वो भी नहीं हो सका। इसके बारे में बताएं, क्या अपडेट्स हैं? गवर्नर ने हल्फ लिया, स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया, ये क्या मामला है? ये असल में इस वक्त पीटीआई इस मामले पर भी डबल गेम खेल रही है। एक तरफ दानिशा तौर पर कल असेंबली इजलास में कोरम पूरा नहीं किया गया, तमाम अरकान को हिदायत की गई थी कि आपने इजलास में नहीं आना, कोरम की निशानदेही की गई तो कोरम टूट गया, इस इजलास मुनक़िद नहीं हो सका, तो हलफ बर्दारी नहीं हो सकी।
तो उसके बाद स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया, लेकिन इसी मामले पर अब भी पीटीआई का ये प्ली है, स्पीकर का ये मौक़िफ़ है कि ये एक गैर-आईनी कदम है कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को असाइन कर दिया कि वो हलफ बर्दारी कर ले। जो हलफ बर्दारी के खिलाफ ये बता दें कि ये हल्फ ना उठाने की वजह से आज का इलेक्शन मुतासिर होगा, ये जो सेनेट इलेक्शन होने वाला है? नहीं, अभी इसके खिलाफ एक महाज पर तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि ये एक तरह से एक इदारे की तरफ से दूसरे इदारे में मुदाखलत है, इख्तियारात में मुदाखलत है, और एक तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दूसरी तरफ पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से इस फैसले को कि हलफबर्दारी गवर्नर को असाइन की गई, उसको नामजद किया गया, इसके खिलाफ अभी हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया है। तो कुछ ही देर में मुमकिन तौर पर इस केस की समाअत भी शुरू हो सकती है। ये खदशा है कि अगर हाई कोर्ट में ये केस समाअत के लिए मंजूर हुई तो ये एक खदशा है कि इस इलेक्शन को रोका जा सकता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक वहीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह तारिक भी कह रहे थे कि इस इलेक्शन को रोका जा सकता है। जिस तरह से कल ड्रामाई सूरत हाल हमने देखी सूबाई असम्बली में, जब हलफ के लिए अब वहाँ पर पहुँचे हैं तमाम अरकान, लेकिन उनका हलफ नहीं लिया गया, फिर कोर्ट में चला गया मामला। लेकिन अब देखते हैं कि आज सूरत हाल क्या बनती है। एक सूरत हाल तो सामने है ना, वो ये है कि वैसे किसी और कोई और फरीक चाहिए होता है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, पीटीआई अपने आप के लिए ही काफ़ी है, खुद ही डिवाइड होकर ना इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है और सियासत के अंदर कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती है। ये बड़ा मशहूर जुमला पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आप सब जानते हैं कि ये कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, हम अच्छी अच्छी खबरें आपको देते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पर कहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। पाकिस्तान स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने एक मरतबा फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है और करियर का छठा वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। जबरदस्त जी, पाकिस्तानियों का जो सर है वो फखर से उन्होंने बुलंद किया है। उन्होंने बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के फाइनल में भारत के बर्जिस दामादी को 4-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया और मुकाबला इंतहाई सनसनीखेज रहा। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन हरीफ को हराया है, इसलिए भी हमें पाकिस्तानियों को ना इसी चीज से ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ही ब्रजेश दामानी है, मुसलसल 3 फ्रेम्स जीते, उसके बाद आसिफ ने 3-2 के खसारे से कमबैक किया, मुकाबला बराबर किया और फिर फैसला कुन फ्रेम भी जीत लिया। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, नो डाउट, ये इससे कबल भी आसिफ जो हैं वो 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 3 इनफरादी वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र की घड़ी है और पूरी कौम मोहम्मद आसिफ की कामयाबी पर नाज़ा है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ खुद, उनकी तरफ चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। आसिफ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, छठा वर्ल्ड टाइटल आपने जीत लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू आपने मुझे सुनने के लिए। अच्छा आसिफ, ये बताइए कि मैं जिस तरह बात कर रही थी कि एक ठीक है आपने कंपेटिटर को हराना, उसको एज अ चैलेंज लेना, ये तो एक स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है वो नजर आता है, लेकिन एक सामने जब भारतीय खिलाड़ी हो वो जज्बा क्या होता है, वो जरा हमें बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब इंडिया के प्लेयर्स के साथ हमारे मैचेस आते हैं तो उसमें प्रेशर जो है वो हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो पूरी कौम है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उस पर इस चीज़ का भी हम पे थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा होता है कि हमें हर हाल में जीतना है। तो खैर मैं इसको गेम ही समझता हूँ कि ये तो एक मैदान है खेल का और यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जब इंडिया के प्लेयर के साथ होता है तो मोराल काफी हाई होता है, हमारा भी और हमारी जितने भी अवाम है उनका भी मोराल हाई होता है, लेकिन उसके साथ खुद ही आपने जिक्र किया प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और जब गेम आती है तो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे होते हैं, एक एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ही इस फाइनल मैच में भी हमने देखा, जब आप पीछे थे और इंडियन खिलाड़ी जो हैं दामानी वो आगे थे, लेकिन आपने कम बैक किया। उस टाइम पर मैं जानना चाहूँगी आप क्या सेल्फ टॉक कर रहे थे, अपने आप से क्या बात कर रहे थे या जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है मुझ पे कि मैं आज तक कोई भी बड़ा इवेंट जो है उसके फाइनल में पहुंचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन अगर 10 फाइनल खेले हैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 जीते हुए हैं। तो मुझे ये था कि मैं इंशाल्लाह ये भी मैच जीतूंगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पोजीशन पे आ गया था मैच, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा कमबैक किया और मैंने दोबारा से पॉजिटिव स्नूकर खेला और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी।
आसिफ, ये पॉजिटिव अप्रोच कहाँ से आती है? कोई भी जब इवेंट आप खेलने के लिए जाते हैं उस वक्त जाने से पहले आप क्या सोच रहे होते हैं, माइंड को किस तरह पॉजिटिव रखते हैं? मुझे ये बताएं कि फिटनेस का ख्याल भी कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, इसमें ज़रूरी होता है स्नूकर में? देखिए जी, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जब हम जाते हैं यहाँ से खेलने के लिए तो हम हमेशा एक ही माइंड लेके जाते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाब करता है। ठीक है। अच्छा आसिफ, ये बताइए ये जो चैंपियनशिप थी इसमें पूरा सफ़र जो है आपका किस तरह से रहा, और कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि अब ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है तो इसके अंदर मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी? थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में इस टूर्नामेंट की बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें मैचेस आए हैं। मेरे लास्ट 16 का मैच जो है वो बड़ा टफ पोजीशन पे था। मैं 2-0 डाउन था, वहां से मैंने कमबैक किया, मैंने 4-2 जीता। और फिर सेमीफाइनल में ऐसा ही हुआ। सेमीफाइनल में मैं 1-0 लीड कर रहा था, फिर 2-1 डाउन हुआ और फिर मैंने बैक टू बैक 3 फ्रेम जीते और मैंने वो मैच जीता सेमीफाइनल का इंडिया के प्लेयर के साथ ही। और फाइनल में भी मैं 2-0 लीड करने के बाद 3-2 डाउन हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह के लास्ट 2 फ्रेम जो है मैंने बहुत अच्छे खेले और बहुत अच्छा कमबैक करके मैंने वो भी टाइटल, यानी कि वो भी 2 फ्रेम जीते और टाइटल अपने नाम किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू आसिफ, आपने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन द एंड ये बता दीजिएगा कि सपोर्ट जो है वो थी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्पॉन्सर्स वगैरह वो आपके साथ मौजूद थे? आपको इस मामले में या इस फैक्टर की तरफ मसला तो नहीं हुआ? देखिए जी, मेरा बेसिकली स्पॉन्सर जो है वो नेशनल बैंक है और फिर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा हमारे लिए ये जो जितनी भी होटलिंग और ट्रैवलिंग ये चीजें जो है, फूड, ये चीजें वो अफोर्ड करती हैं और हमें यहाँ पे भेजती हैं पार्टिसिपेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम यहाँ पे आके हमेशा हमारे प्लेयर्स जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस दफा एक और चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि एट अ टाइम 2 टाइटल हमने वर्ल्ड टाइटल जीते, अंडर 17 में और मास्टर में। तो ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान स्नूकर की, पाकिस्तान प्लेयर्स की और पाकिस्तान ब्रिलियंट स्नूकर की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये कामयाबी है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आसिफ, इसी तरह पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं इस तरह के खिलाड़ी, और इस तरह के खिलाड़ी जो मजीद आने वाले हैं उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं। ये जो 2025 का अभी तक आधा तकरीबन साल गुजर चुका है, जुलाई भी तकरीबन खत्म होने वाला है, ये पाकिस्तान में खेलों के मैदान के लिए बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन हर मैदान के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कामयाबियों का सिलसिला ये इसी तरह से चलता रहे और हमें खेलों के मैदानों के अंदर किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। आप मुझसे ग्रैंड ऑपरेशन का जो आपने नाम लिया ना, सोशल मीडिया सेंसेशन है ये ग्रैंड ऑपरेशन, जिस तरह से कहा जाता है ना, मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंसान होगा। थोड़ी सी हम क्यूरियोसिटी रखते हैं ना, जिसने ये देखा नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड ऑपरेशन कहां पर हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन उससे डर डर के भाग रहा है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले आयशा ने थोड़ा सा टीजर आपको दे ही दिया था, आज हम किस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कराची की गलियों, पुलों और सड़कों पर नशे के आदी अफराद के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं, मगर साथ ही साथ घबराना नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ एक उम्मीद की किरण भी है, अगर हम इसको पॉजिटिव जाविये से देखें। एक उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए जो इस लत में पड़ चुके हैं, उनके लिए कोई मसीहा बन के आए तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा जी, अपनी जिद्दोजहद से सोशल मीडिया पर भी उन्होंने तहलका मचाया हुआ। शायद ही कोई होगा जिसने स्क्रॉल करते हुए ये इनकी वीडियोस नहीं देखी होंगी, और जो उनका अंदाज है ना, बड़ा दबंग, बड़ा जबरदस्त, वो मुझे सबसे उनका अंदाज ही ऐसा है जो मजबूर करता है कि आप उनकी जो है ना ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें। और डेफिनेटली काम तो वो बड़ा नेक कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मज़ेदार किस्म का अंदाज है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं ना ही बताऊँ, उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाऊँ और फिर उनका काम भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यूनिस अमीन साहब मौजूद हैं जो कि एक समाजी वर्कर भी हैं और इस वक्त पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ना कराची के अंदर, वो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यूनिस भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ग्रैंड ऑपरेशन, दबंग कार्रवाई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पलटना, झपटना और पकड़ना पुलिस के साथ, सिंध पुलिस के साथ चलता ही रहेगा। वेलकम करेंगे आपको यूनिस अमीन भाई। अच्छा, इससे पहले कि हम यूनिस भाई से बात करें और इनके मिशन के बारे में जाने, जरा थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह का काम करते हैं वो। ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा।
मार्केटों में यहाँ देखें यूं करके सोए हुए होते हैं और जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो 1 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागते हैं। देखिए भागने नहीं दिया। अब इस वक्त फौरी तौर पर कैमोरिया पुलिस पहुंच चुकी है, दबोच लिया गया है और इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन ये इनका जो बन चुका है ना, इनकी पहचान बन चुका है जिस तरह से ये कह रहे होते हैं। यूनुस भाई सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आपने अपनी वीडियो में कहा कि किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर हम देखते हैं फुटेज में वो जिस स्पीड से भाग रहे होते हैं उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। उनका भागना तो आसान है, लेकिन जो पकड़ने वाले होते हैं असल कमाल उनका होता है, क्योंकि उनको हम डबल लोग जब स्पीड लगानी पड़ती होते हैं और पुलिस को देखकर हमको जी, और फिर हम लोगों को भी ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ती है और हमने आज तक किसी को भागने नहीं दिया और ना ही सिंध पुलिस किसी को भागने देगी, क्योंकि भागने वाले क्राइम और जराइम वाले होते हैं जो रोडों पर पहले मजलूम पड़े होते थे। अब हमने इनका रूब आवाम को दिखा दिया कि दर हकीकत यही है जो आपका नुकसान कर रहे होते हैं। इस वजह से जब ये सो रहे होते हैं और पुलिस इनके सर पर खड़ी होती है, जैसे ही हम अस्सलाम वालेकुम करके उठाते हैं तो उसको भागना तो है ही, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं है। मुझे जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी जिसमें बुर्का पहन के भी खड़े हुए हैं आप, मतलब आपने कहा है कि वाकई में किसी को भागने ही नहीं दिया जाएगा, जैसे ही वो निकल के भागे। वो जरा क्या कहानी है, बुर्का क्यों पहन लिया आपने इनको पकड़ने के लिए? असल में बाज़ जगह पर ऐसी हिकमत अमली हमने बनानी पड़ी, क्योंकि जब हम लोग जाते थे या पुलिस की बाइक जाती थी या कोई 125 जब जाती थी तो वो होशियार होकर भाग जाते थे। तो उस वक्त न्यू कराची के SHO नवाज गोंदल साहब थे और वो अमजद चौधरी साहब के साथ हमने प्लान बनाया कि चलो बुर्का पहनकर जाते हैं और इनको पकड़ते हैं। तो जैसे ही हम बुर्का पहनकर गए और जैसे ही मैंने एक मंशात फरोश को पकड़ा तो उसने मुझे कहा कि खाला मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो मैंने कहा मैं खाला नहीं खालू हूँ। वो तो बेचारा परेशान हो गया होगा, उसको लगा होगा कि वो जो उसने नशा किया हुआ उसकी वजह से उसको अजीब अजीब से ख्याल आ रहा है। अच्छा बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े मजे की आपकी स्टोरी है। जरा ये बताइए कि आगाज कहाँ से हुआ था और आपने फिर ये क्यों सोचा कि ठीक है इनको ठीक तो करना है, पकड़ के इनकी जिंदगियों को बेहतर तो करना है, लेकिन थोड़ा सा फनी अंदाज में किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसका आगाज कहाँ से हुआ? असल में मैं आपको ये बात हकीकतन में बताऊं कि जब कराची के रोडों पर इन्होंने चादर ओढ़कर नशे करने शुरू किए, जब मोटरसाइकिल का चोरी का रेशो बढ़ता रहा, तो मैं पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में था। 60 मुल्कों की एक तहरीक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स IHRM। तो मैं इंसानी हुकूक की तंजीम में जब था, जब मैं रोडों पर देखता था कि 4, 5, 6 लोग चादर ओढ़कर बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, गाड़ी का सलफ स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता चला कि सर्दी का मौसम है, बैटरी गायब, घर के अंदर घर वाले बिजली का इंतजार कर रहे और बिजली नहीं आ रही है, पता चला केबल गायब। तो कौन सी ऐसी चीज है जो बाइक इन्होंने जो है वो जैसे ही 1 मिनट का जो है वो आंख का पलटना, झपटना और बाइक का गायब हो जाना, जब इनका ये फितरी अमल मैंने देखा तो अल्लाह का नाम लेकर, क्योंकि देखें आपके और हमारे दरमियान में ऐसी बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें मौजूद हैं, ये साइंसदानों ने ईजाद की हैं और पहली दफ़ा कोशिश की है, वो कामयाबी की तरफ गए। हमने भी ये सोचकर एक कदम उठाया, पहली दफ़ा हमने इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमें नहीं, जबरदस्त आप काम दिया। लेकिन सारा इसके अंदर जबरदस्त काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन यूनुस भाई मसला ये ना कि इसमें रुकावटें भी, चैलेंजेस भी आते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? क्योंकि ये जो मनशियात का सप्लायर, ये बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर माफिया भी बन चुका है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। चैलेंजेस क्या आए आपको? देखिए चैलेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंज के जवाब में मैं एक ही बात कहता हूं कि सारी दुनिया खिलाफ हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह साथ है, फिर कोई परवाह नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त मसाइल 3 लोगों ने खड़े किए हुए हैं, एक मंशियात फरोश, एक चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और एक सहूलतकार, क्योंकि ये सारा क्राइम इनके जरिए से करवाते हैं। वो लोग कुंडे के AC में बैठकर घर में आराम करते हैं और पाकिस्तान और खुसूसन कराची के अंदर इन लोगों से क्राइम जराइम करवाते हैं जो उठ भी नहीं सकते, ऐसे पड़े होते हैं। लेकिन अब हम इस पोजीशन पर लेकर आ गए हैं कि पुलिस की वर्दी को देखकर वो छलांग मार रहे होते हैं, हवाओं में उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जमीन में चले जाएं, रोडों पर दौड़ते रहें, हवा में उड़ते रहें, हमारा काम है पकड़ना और इनको पकड़ेंगे। तो आपको कोई इस माफिया की तरफ से कोई धमकियां, मैं चैलेंजेस इस एस्पेक्ट से पूछ रही हूं, कोई धमकियां वगैरह तो नहीं मिलती आपको, थ्रेट तो नहीं कोई करता?
मुसलसल धमकियां मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए। मंशात के आदि लोगों को एक टाइम का नशा दे दिया और कह दिया कि यूनुस अमीन इस इलाकों में आओगे तो आपकी टिक्का बोटी अलग कर देंगे। एक ने कहा मैंने छह तेजाब की बोतलें रखी है, एक ने कहा कि 10 कुत्ते मैंने रखे हैं। बहुत सारे उन्होंने प्लान किए हुए हैं, लेकिन खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आप जैसे लोग जो है ना वही उम्मीद की किरण होते हैं, और जिससे पता चलता है कि नहीं, ह्यूमैनिटी जो है अभी भी जिंदा है। एक और वीडियो मैंने आपकी देखी जिसमें आप एक शख्स को जो कि रिकवर कर गया था, हील कर गया था, उससे कह रहे थे कि भाई कराची वाले हमारे हैं, हम कराची वालों के और हम सब अल्लाह के हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे लगी, मैंने सोचा इसको मेंशन भी करूँ। आपका सारा प्रोसेस जो है, एक दफ़ा आपने पकड़ लिया उस शख्स को जो नशा करता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं? रिहैब वगैरह में रखा जाता है उनको? देखिए, सबसे पहले तो इनको जब हम उठाते हैं तो पहले उस वक्त भी इनकी कैफियत से पता चलता है कि नशे का आदी है। हर आदमी को हम नहीं उठाते हैं। जब पुलिस के साथ उठाकर इनको थाने में लेकर आते हैं तो थाने में लाने के बाद सबसे पहले डिवाइस के जरिए से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और जब ये साबित हो जाता है कि वाकई नशे का आदी है तो उसके बाद उनकी फहरिस्त बनती है। और ये लोग जिस जगह पर मेहदी विलेज नूरियाबाद में जहाँ छोड़ते हैं, इनको वैसे ही पता चल गया कि वहाँ नशा नहीं मिलता है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जब तक सेंटर में ना जाए तब तक किसी भी तरीके से भाग जाएं। थाने से भी भागने की कोशिश करते हैं। अगर थाने से खैरियत के साथ गाड़ी में बिठा दिया जाए तो ये खिड़कियों से भागने की कोशिश करते हैं। हर मुमकिन ये कोशिश होती है किसी तरह भाग जाएं, इसलिए टाई क्लिप लगाए जाते हैं। टाई क्लिप नहीं मिलते तो इनको हथकड़ियां लगाई जाती है। और जबरदस्त काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना मसले की जड़ को पकड़ना जरूरी है, वरना मसला खत्म नहीं होता। ये जो सप्लायर्स हैं इस सारे मामले में मुलव्विस, जो इनको नशा सप्लाई करते हैं, उन तक पहुंचना भी आपका मिशन है? उन तक भी पहुंचा गया है पुलिस के जरिए? देखिए, पुलिस के जरिए बहुत सी जगह पर हम जाते हैं, लेकिन हर आदमी का एक अलग अलग काम होता है। अब एक नर्स है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, कंपाउंडर डॉक्टर नहीं बन सकता, पेट का ऑपरेशन करने वाला हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमारा काम है रिहैब करना, पुलिस के साथ उठाकर उन लोगों को जिनको माशरे ने ठुकराया हुआ है उनको ठीक करके वापस अपने घर की तरफ लाना। मंशात फरोशों को पकड़ना कौमी सलामती इदारों का काम है, और वो बखूबी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मौजूद हैं। इतनी मंशियात थी तो आहिस्ता 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 ये कम होती जा रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अंदर हमारे एंटी नार्कोटिक्स का हमारे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नो डाउट अबाउट इट। यूनुस भाई, इन द एंड ये बता दीजिए, आपको देख के भी भागते हैं आप तो? डेफिनेटली आप बड़े मशहूर हो चुके होंगे इस पूरी कम्युनिटी को, अगर मैं कम्युनिटी इसको कह सकूं, इन तमाम नशावर लोगों के दरमियान, क्योंकि आपको देखकर भी भाग जाते हैं, इसलिए आपको बुर्के वगैरह पहन के जाना पड़ता है। ये भागना तो बहुत छोटी बात है, अब वो छलांग लगाते हैं, भागते हैं, हम इनके पीछे भागते हैं। नदी नालों में 30-30 फीट की छलांगे लगा रहे होते हैं। गुज्जर नाले पर अक्सर और बेशतर बहुत सारी ऐसी वीडियो अगर आप मेरे अकाउंट्स पे देखेंगे, 30-30 फीट की इन्होंने नालों में, नदियों में छलांगे लगाई हैं। तो ये भागना तो दूर की बात है, अब छलांग भी लगाते हैं। कुछ दिनों बाद ये उड़ना भी शुरू कर देंगे। चने उड़ने से पहले हमें पूरा यकीन है आप इनको पकड़ लेंगे और पकड़ के जो है ना इनके परवर काट के इनको सीधा भी कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूनुस अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, समाजी कारकुन, बहुत ही नेम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मुआशरे ने उनको ठुकराया हुआ है। डेफिनेटली उनको ज़्यादा हमारी केयर की ज़रूरत होती है, और जब इस तरह के समाजी कारकुन काम कर रहे होते हैं तो हमारा यकीन और बढ़ जाता है इस इंसानियत के ऊपर और मुआशरे के ऊपर कि नहीं, देयर आर पीपल जो कि अच्छे हैं और दूसरों के लिए दर्द दिल भी रखते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स हमारे पास हैं, उन पर बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आपको एक इनकलाबी ऐसे मंसूबे से रोशनास कराने जा रहे हैं जो ना सिर्फ माहौल बचा रहा है बल्कि पाकिस्तान के देही इलाकों में रोजगार के नए मौके भी खोल रहा है, नए दरवाजे खोल रहा है। ग्रीन पेपर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जानवरों के फुजले यानी गोबर से माहौल दोस्त कागज बना रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की कोई चीज सुनी है? इससे पहले हम दुनिया के अंदर सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है जिनको रिसाइकल किया जा सके और बचा जा सके, क्लाइमेट चेंज के जो कार्बन फुटप्रिंट या इस तरह की चीज़ें उनसे बचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने ओन पर काम करने वाले लोग जो है ना वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो उसके ऊपर
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, लेकिन आज हमारे साथ दो ऐसे बच्चे मैं कहूँगी, स्टूडेंट्स मैं कहूँगी, वो हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये काम किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके इस मंसूबे के बारे में। हमारे साथ उस्मान राजा मौजूद हैं और उसके साथ साथ फैज़ान अली मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा बताइए, आप लेकर भी आए हैं अपना ये प्रोजेक्ट, कहाँ से आगाज़ किया, ये क्या है, आइडिया कैसे आया? हमारे स्कूल में जो है हम लोग, हमारे सर ने डिसाइड किया था एनुअल साइंस फेस्ट के नाम से एक शो एग्जीबिशन कराने का। तो हम 4 दोस्त हैं जिनमें मैं हूँ, मोहम्मद फैज़ान है, मरसद हैं और जायशा हैं। हम 4 दोस्त हैं। हमने ये आइडिया देखा था श्रीलंका, थाईलैंड और USA और इंडिया भी इस चीज़ पे काम कर रहा है। उनके पास ज़्यादातर एलिफेंट डंग मौजूद है, जो क्योंकि वहाँ ज़्यादा जो है उनके पास एलिफेंट्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि एलिफेंट जो है वो अपना 50% जो है फाइबर डाइजेस्ट करता है, खाना जो डाइजेस्ट कर लेता है, 50% जो है वो रिलीज़ कर देता है। तो वो जो 50% है वो हम उसको कलेक्ट करते हैं। काउज और बेफलोस जो हैं वो ज़्यादातर 70% डाइजेस्ट करती हैं, 30% या 40% रिलीज़ करती हैं। तो हमने पाकिस्तान के लिए सूटेबल बनाने के लिए ये ऐसे इनिशिएटिव को लेके आए। यानी ये बेसिकली एनिमल डंग को। ये आपका मैट्रिक में जब आप थे ये तब का प्रोजेक्ट है? नहीं, हमने ये फर्स्ट ईयर में रिसर्च इस पे शुरू की थी। ठीक है। और सेकंड ईयर तक हमने काफ़ी इसको ट्राई किया है, काफ़ी दफ़ा हम लोग फेल भी हुए हैं। और फिर नहीं, ज़बरदस्त काम जो आप कर रहे हैं, ये फेलियर तो फिर दूर रह जाते हैं। फैज़ान, आप बताइए शुरुआत कहाँ से हुई, किसका आइडिया था वैसे सबसे पहले, फिर बाद में किसने ज्वाइन किया? ये देखें, जिस तरीके से एनुअल फेस्टा होना था तो हम लोग इसी सोच में थे कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया जाए जो एक इनोवेटिव आइडिया हो। तो हम लोगों ने कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट देखे। उसके बाद जाके जो हमारा दोस्त था मरसद, उनका ये आइडिया था कि हम इसके ऊपर काम किया जाए। और अल्लाह का शुक्र, इसके ऊपर काम किया, 1-2 दफ़ा फेल हुए, 3-4 दफ़ा अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं बन सका, लेकिन एंड में एक अच्छा प्रोडक्ट मिला और उसने हमें हर जगह पे फ़ायदा ही पहुंचाया। एप्रिसिएशन मिली जब आपने अपना प्रोजेक्ट दिखाया? एप्रिसिएशन हम लोग फेडरल भी जीते हैं, इससे फेडरल बोर्ड में हम लोगों की पोजीशन आई, हम लोग ICB जीते हैं। पूरे इंटर कॉलेज के जितने भी कंपटीशन हुए उनमें अल्लाह का शुक्र हमें एप्रिसिएशन मिली है और काफ़ी कामयाबी इस प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, ये दिखा भी दें अगर साथ साथ दिखा दें। और साथ साथ ये बताएं कि लीड किसने किया, कोई ऊपर सपोर्ट भी थी आपके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कोई टीचर भी थे? सपोर्ट हमारे साथ, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताएं। ICB के जो हमारे एक लेक्चरर हैं मोहम्मद इसाक रहमत, हमारे प्रोफेसर, उनकी हमारे साथ बहुत सपोर्ट थी। उन्होंने हमें हर चीज़ में गाइड किया, मतलब एक से लेके शुरू से लेके एंड तक जितने छोटे से बड़ा स्टेप था सब में उन्होंने हमें गाइड किया। बिल्कुल सही है। ये जरा कैमरे में सामने करके दिखाएं, आपने जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी नजर आना चाहिए। ये मैम वजिया कमर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये हमने उनसे मिले थे तो उनने लिखा था ये जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैम ने हमें लिख के दिया था, मैम वजिया कमर ने, और ये उनका रिमार्क्स है। ये हमने बेसिकली कलरफुल बनाया, क्योंकि कागज़ जो है वो 3-4 क्वालिटीज़ में होते हैं। एक कलरफुल, सीधा करके दिखा, ये थोड़ा कलरफुल होता है, उसके बाद ओरिजिनल होता है और एक वाइट प्योर शीट आती है। ये हमने 3 ट्राइज की थी। ये कलरफुल है हमारे पास, ज़बरदस्त। ये हमने थोड़ा ओरिजिनल, इसको ये फुल शीट्स थी, पर हमारे पास जो कॉलेज के अंदर ग्राइंडर्स हो गए, उसके बाद जब पेपर तैयार होता है उसे हाई कंप्रेस किया जाता है, तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी। तो जरा थोड़ा सा थिक भी लग रहा है ना हमें, जो नॉर्मल पेपर होता है उससे काफी थिक। ये कितनी देर से बना हुआ है ये सारे पेपर्स? ये तकरीबन इन्हें 2 साल हो गए और हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, और ये ना इसमें से स्मेल आ रही है, ना इसे फंजाए या कोई और जो लग जाते हैं इन्हें, वो भी नहीं आ रही, और बिल्कुल ये अभी तक उसी हालत में है। और ये वाला जो है ये हमने इसकी ब्लीचिंग करके तो इसे थोड़ा सा वाइट करने की कोशिश की है, ताकि जो हमारी मार्केट के अंदर वाइट पेपर भी आ रहा होता है हम उस तक भी थोड़ी सी इसको एक आइडिया दे सकें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आइडिया अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसको कमर्शियल लेवल पर किया जाता है, तो वो जो दरख्त काट कर कागज़ बनाए जाते हैं उसकी बजाय इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसको कितने लेवल तक किया जा सकता है? इसे एक मार्केटिंग लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड $1 बिलियन के इको पेपर जो है, जिसे हम इको पेपर कह सकते हैं, उसकी मार्केटिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। हम चाहते हैं पाकिस्तान तकरीबन $0.5 बिलियन का बाहर से पेपर इंपोर्ट करता है। प्लान क्या है आगे इसको कमर्शियल फिनिशिंग इसकी किस तरह मजीद हो सकती है? इसकी फिनिशिंग इस तरह से हो सकती है कि जब ये इंडस्ट्रियल लेवल पे जाएगा, जो इंडस्ट्री के अंदर इसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए इसकी अच्छी ग्राइंडिंग हो सकती है। उसके बाद इस पर कंप्रेसिबिलिटी यूज़ करके इसको बिल्कुल थिन शीट में और अदर केमिकल्स जो होते हैं वो यूज़ करके इसकी
रिफाइन अच्छी क्वालिटी में सिलाया जा सके। बहरहाल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं फॉर द यूथ एंड यंग पीपल, जो इस तरह के आइडियाज़ लेकर आते हैं। आई होप आपका ये आइडिया जो है ना हमने अपने शो के अंदर दिखा दिया, ये बहुत अच्छा आइडिया अगर पाकिस्तान के अंदर होता है तो पाकिस्तान के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहें, ये हमारी उम्मीद है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। सोशल मीडिया जो है ना अब वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आज हमने इस मामले पर बात भी करनी है और इसके साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक भी अपनी पॉलिसीज़ को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं ताकि सारिफीन को बेहतर और असल मवाद फराहम किया जा सके। यूट्यूब ने हाल ही में 15 जुलाई से नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ लागू की हैं जिनका मकसद है बार बार अपलोड किए गए गैर मयारी और मसनूई जहानत से तैयार करदा मवाद से कमाई को रोकना। ऐसा काफ़ी मवाद हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक पे भी मेरी नज़र से गुजरता है, जो एक बनावटी सी आवाज़ होती है जो ऑटोमेटिक AI जनरेटेड होती है। भाई जितने भी लोग जो है ना वो दूसरों का कंटेंट चोरी करते थे, ठीक है, उसके साथ साथ ऑटोमेटेड वीडियोस बनाते थे, उन तमाम का जो बोरिया बिस्तर है ना वो गोल होने वाला है, ठीक है। सिर्फ उसको पैसे मिलेंगे या वो कमा सकेगा जो कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएगा। अब इसके अंदर तब्दीलियाँ क्या क्या की गई हैं और एल्गोरिदम किस तरह से चेंज हुआ है, इसके लिए हमने सोचा कि किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया जाए जो हमें आसान अल्फाज में समझा भी सके कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं इम्तिनान अहमद। आप इनको जानते हैं, सोशल स्टार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और आपको सिखाते भी रहते हैं दुनिया भर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। इम्तिनान, अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum assalam and thank you very much for having me on the show. Glad to have you. You guys are doing a marvelous job और लोगों की सुबह बड़ी जबरदस्त बना रहे हैं आप। बहुत बहुत कि सुबह से आगे लोगों की सुबह का आगाज बड़ा अच्छा हो। आपने हमारा मूड बड़ा अच्छा कर दिया। हम आपको देख भी रहे थे कि आप ना हमें देख रहे हैं, वेट कर रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। अच्छा, पॉइंट पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ डिजिटल स्पेस के अंदर, क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही है? वैसे तो बड़ी जल्दी जल्दी अब हमने देखा है कि ये एल्गोरिदम्स चेंज करने शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने ये पॉलिसीज़ और रूल्स चेंज करने की? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ समझनी चाहिए और अपने दिमागों में एक कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर लेना चाहिए। दीज प्लेटफॉर्म्स जिनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों को कॉन्सेप्ट बेचने के लिए हैं। टेक्निकली ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और एडवर्टाइजिंग में बड़े सिंपल सा होता है कि अगर मेरा एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है तो मुझे इश्तहार देने वाला भी चाहिए और मुझे इश्तहार देखने वाला भी चाहिए। सो मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आप सोशल मीडिया उठाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा आप प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे। जब आप प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे तो कोई इश्तहार देना नहीं चाहेगा, तो कंपनीज कमा नहीं सकेंगी। इस वक्त हो ये रहा है कि एआई बहुत स्पीड से दुनिया में इनकलकेट हो चुका, यूज होना शुरू हो गया, हर तरफ एआई का दौर आ गया। और अब मुसीबत ये थी इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कि दुनिया ने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है लोग कारोबार बना लेते हैं। दुनिया ने एआई शॉप्स बना ली। अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप कंटेंट बना रही, क्रिएटिव कंटेंट हो रहा है, बहुत से लोग पाकिस्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कंटेंट एग्जैक्टली उस ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी किया, एआई बेस्ड वॉइसेस लगाई, कंटेंट सारा वही है, सारा कुछ छाप दिया और उस दुकान के अंदर एक वक्त में 400-400, 500-500 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अब अगर इस तरह का मवाद आएगा जिसको प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि ये एआई स्लॉप है, इतना स्लॉपी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो लोग तो प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे, एडवर्टाइजर आएगा नहीं, तो पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म एक दिन बैठ जाएगा। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए भी किया और साथ ही साथ एक पैगाम भी दुनिया को दे दिया कि ओरिजिनल काम करें, क्रिएटिव काम करें, अच्छा काम करें। अच्छा, कौन कौन से काम जो हैं या वीडियोस अगर हम करें, कंटेंट की बात करें, कौन से कंटेंट वाले चैनल्स को अब बंद कर दिया जाएगा या फिर उनका हम ये समझे कि काम तमाम हो गया? देखिए, हर वो कंटेंट जो या तो कॉपीड है, हर वो कंटेंट जिसमें आप टोटल एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, एक और इसका एक साइड इफेक्ट कैसे चलेगा कि ये एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन है या ये खुद से आपने कलेक्ट की है? और वॉइस भी अगर एआई जनरेटेड है तो अगर 100% आपका एआई बेस्ड वॉइसेस है, 100% आपका कंटेंट क्रिएटेड बाय एआई है, यानी वीडियो भी वो क्रिएट हुई है, एंड एट द सेम टाइम जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो फेक न्यूज़ है,
ऐसे अगर 100% नहीं है, फॉर सपोज 70% है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर वो आइडियली व्हाट दे से इज कि उनके पास एल्गोरिथम ऑलरेडी मौजूद है, दे कंटिन्यूअसली चेकिंग, और वो लेबल करते जा रहे हैं हर वीडियो को। जैसे आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो लेबल कर देंगे कि ये एआई बेस्ड है, ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये काम यूट्यूब ने लेबलिंग शुरू कर दी है, ये लेबलिंग आपको फेसबुक पे मिलती है, ये लेबलिंग आपको इंस्टाग्राम पे मिलती है, आम लोग देख सकते हैं, आम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आम जिंदगी में तो हम फिर बड़ा बुरा मनाते हैं लेबल किया जाए, तो अब सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेसेस के अंदर भी हमें डेफिनेटली बुरा लगना शुरू हो जाएगा, और होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी का क्रिएटिव कंटेंट है, उसने उसके ऊपर मेहनत किया, तो उसको अगर दूसरा ले जाएगा तो डेफिनेटली इससे दुख तो होता है। अच्छा इम्तिनान, अब फिर लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन ही इज द आंसर, या इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, कोई बीच में जुगाड़ निकल सकता है? Well, definitely original content creation will always stay the same, वो तो वैसे ही रहेगी। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन रहेगी, चैनल्स आपको पैसे देते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर AI बेस्ड जनरेटेड या AI जनरेटेड कंटेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू से कि हम मोनेटाइज नहीं करने देंगे, आपको इससे कमाने नहीं देंगे। इसका ये मतलब नहीं है हम आपको अपलोड नहीं करने देंगे। सो दैट मीन्स कि ये डिसइंफॉर्मेशन रहेगी। अब आजकल एटलीस्ट फॉर द पास्ट 6 months तो ये बहुत कॉमन हो गया आपकी हमारी सबकी जिंदगियों में कि हम अक्सर कंटेंट देखते हैं, और कंटेंट देखने के बाद पहला सवाल ही करते हैं क्या ये फेक है या नहीं। दिस इज सो मच डिसइंफॉर्मेशन। आप एक्स पे चले जाएं, ट्विटर जिसका पहले नाम था, ट्विटर पे चले जाएं तो हर दूसरा आदमी ये लिख रहा होता है ग्रॉक क्या ये कंफर्म कर दो ये सच है कि नहीं है। अब अगर हर चीज हम उसकी मर्जी की और उससे पूछने लगेंगे, और 1 मिनट के लिए मान लीजिए उसने कहा कि ये सच है लेकिन वो सच नहीं था, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगियां AI बेस्ड हो चुकी हैं। अभी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को ये फर्क महसूस हुआ। आपको याद है रिसेंटली ग्रॉक से रिलेटेड भी एक स्कैंडल आया था, और पाकिस्तान के अंदर हमारे बड़े मिनिस्टर्स ग्रॉक के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये भी भाई सही नहीं है, जो चीज़ आप फीड करते रहेंगे वही आपको जवाब देगा। अच्छा, अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूँ, उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि अब कुछ चैनल्स ने ये भी शुरू किया है कि AI एंकर्स या फिर AI रिपोर्टर्स जो है ना वो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या उनके YouTube चैनल्स के ऊपर भी, या फिर जो उनके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, और उनकी जो AI जनरेटेड वीडियोस होंगी दे कैन नॉट अर्न? I think there's a divide here. Okay. मेरा ये ख्याल है, and again I'm not representing any platform for this, मेरा ये ख्याल है they would be able to earn. उसकी वजह ये है कि कैरेक्टर जो पर्सनालिटी है, जो होस्ट है, एंकर है, वो AI बेस्ड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, इन्फॉर्मेशन के अंदर जो फुटेजेस यूज हो रही है वो ऑथेंटिक है। सो दैट मीन्स आपकी नौकरी खतरे में। व्हाट अबाउट द वॉइस? वॉइस डेफिनेटली वॉइस वुड बी एन इशू, लेकिन अब देखिए अभी रिसेंटली यूरोप ने ये काम शुरू कर दिया है कि मैं चाहूँ, अगर मैं लेट्स से यूरोप में रहता हूँ तो मैं अपनी वॉइस का पेटेंट ले सकता हूँ, उसको कॉपीराइट कर सकता हूँ, तो मेरी वॉइस को कोई और कॉपी ना करे। एंड आई रिमेंबर मैंने ये खबर पढ़ी थी, स्पॉटिफाई पे जितने भी सिंगर्स राइट नाउ हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर कोई काम होना चाहिए, क्योंकि उनकी वॉइसेस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, मिसयूज किया जा रहा है। AI के इस्तेमाल को डिस्करेज तो नहीं करे ना, यानी उसकी हेल्प तो ली जा सकती है कंटेंट क्रिएशन में, इस चीज को तो डिस्करेज नहीं करा यूट्यूब या फेसबुक। नहीं, वो कहते हैं आप यूज करें, wherever it's helpful आप अपने कंटेंट में यूज करें, लेकिन आप 100% वीडियो उठाकर किसी और का कंटेंट छाप कर उसको AI बेस्ड चेंज करें। अच्छा, कुछ तो मेहनत कर लेना, कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल जो नए कंटेंट क्रिएटर्स जो या बनना चाह रहे हैं, नए बने हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, कुछ बहुत सी खवातीन हैं, हजरात हैं जो कोई कुकिंग पे काम कर रहे हैं, कोई बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब देयर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 1 साल में पाकिस्तान का कंटेंट बड़ी हद तक उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर आपको AI से हेल्प चाहिए आप सर्टनली ले लें, लेकिन किसी और का कंटेंट को उसकी वॉइस चेंज करके उसमें AI डालकर पूरे का पूरा चोरी हो गई ना, चोरी से बचना है। अच्छा चलें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी इम्तिनान, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना करियर बनाएं, कौन सी नीश जो है, अगर टॉप 5 में बात करूं, आपको क्या लगता है किस में जाना चाहिए, कौन सी नीश सबसे ज्यादा जल्दी टेक ऑफ करती है? आई थिंक मुझे टू बी ऑनेस्ट कंटेंट बनाते हुए 6 साल हो गए, और ये सवाल हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं ज़रूर होता है अभी क्या नीशें चल रही है। मेरा ये ज़ाती मानना है कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप।
हर फील्ड में आज अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो हर कोई कहेगा भाई सैचुरेशन है, तो अब कहाँ स्कोप है। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। अगर आप अपने फील्ड के बेस्ट होंगे, आज भी उस अच्छे डॉक्टर की कदर है, आज भी उस अच्छे इंजीनियर की कदर है। इट डजंट मैटर आप कुकिंग में हैं, आप ब्लॉगिंग में हैं, आप न्यूज़ में हैं, आप जियो पॉलिटिक्स में हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझती हूँ एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन है। एक चीज आप बार-बार देखकर थक भी तो जाते हैं ना, इसीलिए निशेस चेंज भी होती रहती है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कौन सी नीश में जाना चाहिए या फिर कौन सी फ्यूचरिस्टिक नीश है। आई थिंक फ्यूचरिस्टिक नीश पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, उसमें तो हमेशा से स्कोप है। जो लोग टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स इज वेरी इन दीज डेज, और गोइंग फॉरवर्ड जियो पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। इवन आई एम टॉकिंग अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, और एवरग्रीन टॉपिक्स जो है, हैरानगी होती है इतने लोग अवेयर हो रहे हैं। तो एक वोक कल्चर, बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो मैं पूछना चाहती हूँ, एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कंटेंट बनाना, वो आपको कितना फायदा देता है? कुछ तो होते हैं ना, पॉलिटिकल किया निकल गए, वो तो उसी वक्त व्यूज आएंगे और फिर बाद में। डेफिनेटली एवरग्रीन टॉपिक्स तब फायदा देते हैं अगर आप उस पे YouTube पे काम कर रहे हैं, क्योंकि YouTube की आवाम और है, और हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक आवाम होती है। एंड लाइकवाइज जो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है वो टोटली डिफरेंट होती है। सो वो ऑडियंस जो YouTube देखती है, बिकॉज दे वांट टू वॉच द लॉन्गर ड्यूरेशन वीडियोस, उनके लिए एवरग्रीन कंटेंट बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, तो समथिंग दैट्स क्विक, समथिंग दैट्स हैपनिंग नाउ, वो जो करंट है ना, वो करंट बिकता है वहाँ। ये बड़ा मसला है, और इसी चीज़ ने जितना नुकसान पहुंचाया, मैं चाहूंगी कि उसको अटेंशन स्पैन हमारे कितने कम कर दिया। अभी हम अपनी ही बात करें, हम लोग हालांकि बैठ के कह रहे होते हैं कि इट्स नॉट राइट, बट समटाइम्स आपको फील होता है कि आपका खुद का अटेंशन स्पैन, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है ना अफेक्ट किया, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, फेसबुक के ऊपर जो एक नया उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ और रूल्स बनाए हैं, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, उसमें पोस्ट को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने पोस्ट को भी मोनेटाइज कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा जरा मुझे भी अवेयर करें और जो देखने वाले हैं उनको भी बताइए। फेसबुक इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्राइमरली फेसबुक के अंदर जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन बड़ी तक पाकिस्तान में चलती नहीं है। जो पाकिस्तानी फिर भी उसको मोनेटाइज करते हैं, वो बाहर किसी दोस्त यार को कह के, रिश्तेदार को कह के जुगाड़ निकाल लेते हैं। सो फेसबुक अपनी पोस्ट को भी मोनेटाइज करने की कोशिश तो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम लोग कॉपी वो भी करते हैं। और बजाय इसके कि अगर मुझे आपकी पोस्ट अच्छी लगी है, मैं उसको उठाकर फॉरवर्ड कर दूं ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए, आई विल कॉपी दैट, उसके डिस्क्रिप्शन कॉपी करके। डिस्क्रिप्शन में भी लोग कुछ लिख देते हैं कि क्रेडिट फलां के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले आप फरमा रही थी, एंड यू वर वेरी राइट, कि फॉरवर्डेड मैसेजेस कि जहर लगते हैं फॉरवर्डेड मैसेजेस। मुझे ना इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने दीन की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वी हैव बिन कर्टेलिंग फेक न्यूज़ फ्रॉम द डे वन। आप कोई भी हदीस पढ़ लीजिए, वहाँ 7 रेफरेंस होगा क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने उनसे सुना। तो कंप्लीट रेफरेंस के साथ चीज़ आती है, हम उसको उठाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भी कहा जाता है तहकीक कर लिया करो, किसी भी बात पर यकीन गौर करो। और बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो फौरन बिलीव भी कर लेते हैं, जो वो वाली ऑडियंस है ना, जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है। वो तो खैर मुझे मासूम जनरेशन लगती है, और उनको फिर बताना पड़ता है कि नहीं अब्बू जी ये फेक है, इतना ये सच नहीं है। अगर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इम्तिनाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। आई होप जो देखने वाले हैं आपकी बड़ी हद तक क्लैरिफिकेशन जो है ना हो चुकी होगी कि आपने किस तरह से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आए और आपने हमसे बात की। अच्छा जी, आगे बढ़ जाए और हमें खेल की बात करनी। खेल के मैदान से खबर ये है, कल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया, पहला T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच जो था, पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई है। 7 विकेटों से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, और बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप हुई। कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका, सिर्फ एक फखर जमान, वही मैं बात करने लगी, फखर जमान है वो जो थोड़ी उन्होंने मुजामत दिखाई है, वही खड़े रहे, तभी स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा। अदरवाइज तो ये 50 मेरे ख्याल से ना हो पाता। 110 रन बनाए हैं पाकिस्तान की पूरी टीम ने। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या तैयारी पूरी नहीं थी, या फिर जो नया कॉम्बिनेशन बनाया है वो ठीक तरह से नहीं चल पाया, तो ये कुछ समझ नहीं आया। और इससे पहले भी हम माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं को ही हम दोबारा से उतरेंगे। वो पहले भी हमें ये बता चुके हैं और ये कह रहे थे कि भाई आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक है, जून में जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 3-0 से उनको जो है ना 3-0 से या 3 क्लीन स्वीप कर दिया, क्लीन स्वीप किया था। मैं ना उर्दू इंग्लिश मिक्स हो रहा था मेरा। खैर, माजिद भट्टी साहब एक बार तो फिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी टीम हमारी? जी बहुत शुक्रिया आयशा और अनम आपका, और सुबह खैर।
देखें, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी थी, लेकिन शायद हमारा उतना अच्छा होमवर्क नहीं था, क्योंकि हमें ये अंदाजा होना चाहिए था कि हमने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जिन पिचेस पर बांग्लादेश को शिकस्त दी, वैसी पिचेस हमें ढाका में नहीं मिलनी थी, और वही हुआ। मैच के बाद पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे माइक हैसन, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी, थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था, स्पिन बहुत ज्यादा हो रहा था, फास्ट बॉलर्स की गेंद ऊपर नीचे रह रही थी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आयशा और अनम, हमें इस किस्म की कंडीशंस के लिए तैयार रहना होता है। फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हम इस लिहाज से थे कि ऐसी पिच पर जहां बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे 2 बैट्समैन इंक्लूडिंग फखर जमान, जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया 44 रन, 2 बैट्समैन रन आउट हुए। फिर हमने 3 कैचेस छोड़े, 2 कैचेस हमारे विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने छोड़े। हालांकि विकेट कीपर का तो काम ही कैच लेना होता है, तो मेरे ख्याल में ये छोटी मोटी खामियां थी। लेकिन और सिर्फ छोटी मोटी खामियां नहीं भट्टी साहब, मसला ये है ना कि पहली दफा पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुई है। हमने तो बुरे एंगल में एक तारीख भी अलग से रकम कर दी है। आप पिच की बात कर रहे थे, पिच क्या इतनी बुरी थी कि इतना कम टोटल हम सेट कर पाते? या आपको लगता है कि 150 170 तक टोटल कम से कम तो ले जाना चाहिए था इस पिच को देखते हुए? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नॉर्मली आजकल के दौर में तो 225 230 रन भी चेज हो जाते हैं, लेकिन ये पिच जिसपे कल मैच खेला गया, जिस तरह मैं माइक हैसन की बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पिच नहीं था। इसका मतलब है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की वीकनेस का अंदाजा था। उन्होंने ऐसी पिच बनाई जिस पर हमारे बैट्समैन जो 2 दिन पहले ही ढाका पहुंचे थे, एक ही पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन किया, और जो जुमे वाला जो सेशन था वो पाकिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी, सॉरी सैटरडे वाला। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था कि बांग्लादेश में हमें आइडियल कंडीशन नहीं मिलेंगी। लेकिन ठीक है, पहला मैच था, हम हार गए। हम पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ पूरी टीम आउट हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ हमने लोएस्ट T20 में स्कोर किया, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं। बट सर मैं बात करना चाह रही हूँ साइम अयूब के हवाले से। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? जब से वो रिकवर करके आए इंजरी के बाद, वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहे। कल के मैच में भी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। क्या आपको लग रहा है उनका मसला? देखिए आयशा, जब क्रिकेटर नया नया आता है ना, तो उसको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि मेरे में इतना टैलेंट है और मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जब साइम अयूब ने मैच 2-3 जितवाए और उनसे तवक्कुआत बढ़ी, तो मेरे ख्याल में अब वो अंडर प्रेशर हो गए, शेल में चले गए। प्लस जो फॉरेन टीमें हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, वो आपके खिलाफ इतना अच्छा होमवर्क करके आते हैं, तो उनको पता है कि ये वीक एरियाज हैं इनके। तो मेरे ख्याल में हरीफ टीमों ने साइम अयूब के खिलाफ अच्छा होमवर्क किया हुआ है। लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो प्रेशर से निकलता है, और किसी किस्म की भी कंडीशन हो, कैसी भी पिचेस हो, वहां वो स्कोर करके मैच जितवाता है। तो साइम अयूब का कैरियर अभी शुरू हुआ है। आई होप कि वो इस मुश्किल से निकलेंगे और पाकिस्तान को मैचेस जितवाना शुरू करेंगे दोबारा। वी रियली होप। अभी तो यंग भी काफी ज्यादा है वो, कि वो खराब ना हो, जिस तरह से हमारे यहाँ पर खराब भी कर दिया जाता है ना, कोई अच्छा टैलेंट आए तो उनकी तारीफ कर। अच्छा, ये खराब का लफ्ज जो है ना जी, खराब का लफ्ज जो आप कह रही है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, या इन्वर्टेड कोमास में, बिल्कुल ऐसी, आप बिल्कुल सही समझे। अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले आप पिच की बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए पिच बनाई है। ये तो किसी भी मुल्क का प्रोग्रेटिव होता है कि वो किस तरह की पिच बनाना चाहते हैं, और ये टीमों की हम कह सकते हैं काबिलियत पर या अहलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर तरह के मुश्किल चैलेंजेस के ऊपर जाकर परफॉर्म करे, तभी आप एक अजीम टीम या ग्रेट टीम बनती है या टॉप पोजीशंस के ऊपर आती है। पाकिस्तान की टीम के साथ इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान को विन्स दे सके। देखें, अभी तक हम जो हैं वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी उस कैरिज्मा से निकल नहीं पा रहे हैं। ये नए लड़के हैं, ये कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। लेकिन ठीक है, पिचेस जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिचेस तो होम टीम की डोमेन होती है।
वो जैसी चाहे पिचेस बनाए। एक तो वो पिच होती है जो बिल्कुल बिलो पार हो, स्टैंडर्ड के भी कम हो, लेकिन अभी तक इतनी मेरे ख्याल में खराब पिच नहीं थी, क्योंकि इस पिच पे चौके भी लग गए। और इसी पिच पे भट्टी साहब देखें ना, उनके जो दो खिलाड़ी हैं, परवेज हुसैन हैं, तौहीद हरिद्वार है, उन्होंने शानदार बैटिंग की है। ये वही पिच है, तो फिर हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? असल सवाल तो हमारा यही है। देखिए हमारे, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि यंगस्टर्स हैं, सिवाय फखर जमान के, इनको अभी इस किस्म की पिचेस पर खेलने का तजर्बा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान आने से पहले वो शारजा में यूएई से भी वनडे सीरीज 2-1 हार के आए थे, लेकिन पाकिस्तान से जब वो गए श्रीलंका, पहला मैच वहां हार गए, लेकिन अगले दोनों मैच जीतकर 2-1 से उन्होंने पहली बार श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। अब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कल एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। देखें, जब हम पिच की बात करते हैं, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और मुल्तान में हम पहला टेस्ट मैच हार गए, फिर आपको याद होगा एक फेमस वीडियो और तस्वीर रिलीज हुई कि बड़े वाले जो हीटर थे उनके साथ पिचेस को तैयार किया, वो बारबेक्यू पिच मुझे याद है, हमें याद है, हमने उसको नाम भी दिया था। पाकिस्तान ने अगले दोनों टेस्ट मैच जीत लिए। इंग्लैंड की टीम खामोशी से दोनों मैच हारकर, बजाय ये कि वो पिचेस को क्रिटिसाइज करते, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और खामोशी से चले गए, और जो भी उनका होमवर्क था अगली सीरीज के लिए वो उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच ने, जो मुल्क से बाहर अभी उनको बहुत अरसा नहीं हुआ, माइक हैसन को न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने पिच को मोर्द इल्जाम करार दे दिया है। मेरे ख्याल में इस पिच के जो बनाने के स्टाइल से भी हमें निकलना होगा, क्योंकि जब हम दो बैट्समैन, जिम्मेदारी को कबूल करना होगा। जब अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उस चीज को एक्सेप्ट करें कि ठीक है भाई, दिस वाज नॉट आवर डे, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोशिश करेंगे आगे अच्छा परफॉर्म। अच्छा, एक और मामले के ऊपर मैं आपकी राय चाहूंगी। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो है, उसके अंदर शाहिद आफरीदी साहब के शामिल होने की वजह से इंडियन खिलाड़ियों ने ये कह दिया कि वो नहीं खेलेंगे। आपको ये क्या लग रहा है, क्या मामला? वैसे तो कोई नई बात नहीं है, वैसे तो शाहिद अफरीदी का तो बहाना ही था। क्रिकेट को वो जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया, ये कोई नई बात नहीं है, बट अगेन आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे और क्या ये खबर है? देखें, शाहिद आफरीदी तो आज कल अनाउंस तो नहीं हुआ था कि शाहिद आफरीदी ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ये तो बहुत दिन पहले टीमों की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तो इंडियन प्लेयर्स को 2 दिन पहले कैसे पता चला कि शाहिद आफरीदी खेल रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नहीं खेला? और इंडियन मीडिया जो वावेला कर रहा था पिछले 48-72 घंटे में, तो लग रहा था कि वो जो अब से कोई 80-90 दिन पहले जंग हुई थी, ये उसका बदला। अब जंग तो हार गया इंडिया, वो क्रिकेट के मैदान में तो उसी वक्त मना कर देते ना, जब ये सारा लाइनअप हो रहा था। भट्टी साहब, ये एंड टाइम पर आके ये सारी हरकत करना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो बिल्कुल आप वो कहते हैं ना, खेलों से सियासत को दूर रखना चाहिए। ये कहीं से ऑर्डर ना आया हो ना भट्टी साहब, ये भी मसला है। कहीं से ऊपर से ये ना कहा गया हो कि फौरन से आप जो है ना मना कर दें कि आपने नहीं खेलना शाहिद आफरीदी की वजह से। देखें, ये जो लीग है, ये जो कंपनी करवा रही है, वो भारतीय अदाकार अजय देवगन उनकी कंपनी है, लेकिन ये सारे मामला पहले से तय थे। लेकिन अचानक किसी बटन को हमारे पड़ोस से प्रेस कर दिया गया, जिसकी वजह से 5-6 इंडियन प्लेयर्स खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम तो शाहिद आफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि शाहिद आफरीदी ने पहले मैच ना खेलने का फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं, शाहिद आफरीदी ग्राउंड भी ना आए। शाहिद आफरीदी इस पर भी राजी हो गए, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते। तो शाहिद आफरीदी, फिर वही तो मैं बात कर रही थी ना, शाहिद आफरीदी तो बहाना थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। और आयशा, अगर आप थोड़ा सा मुझे 20-25 मिनट दे दें, 20-25 सेकंड दे दें। अब ये हमें एक टीजर दिखाया है हमारे दुश्मन ने। अब जुमेरात को एक मीटिंग होने जा रही है ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें एशिया कप का मुस्तकबिल तय होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है। मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक
उस मीटिंग में भी जाने पर अपने रिजर्वेशन दिखा रहा है। उन्होंने श्रीलंका को भी अपने साथ मिला लिया, ओमान को भी मिला लिया है, और अफगानिस्तान के बारे में भी इत्तलात है कि शायद वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है, अब वो एशिया कप को भी खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी इंडिया के पास है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खेल से बढ़कर कोई और ही चीज हो रही है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बाज आएगा नहीं, ये चीजें करेगा। और आप देखिएगा अभी खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया ने ज्वाइंट होस्ट करना है श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर डालेगा। भट्टी साहब, आयशा, अब मैं सवाल कर रही हूँ, अनम और मैं तो मिक्स हो जाता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो आपने बात की कि इंडिया ज़रूर कोई रंग में भंग डालेगा, नुकसान कितना होने वाला है क्रिकेट को? देखिए, क्रिकेट को बिल्कुल नुकसान है कि 2007 से तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेल ही नहीं रहा। अब ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप्स वगैरह हो रहे हैं, इसमें भी अब इंडिया की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। तो नुकसान तो डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा। लेकिन मेरे ख्याल में सियासत को साइड पर रखते हैं, क्रिकेट होने दें। लेकिन ये जो हुआ है बर्मिंघम में इस चैंपियंस लीग के दौरान, मुझे लग रहा है कि अब इंडिया के जो हमें इरादे हैं वो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी लॉबिंग मजबूत करना होगी और देखभाल के आगे चलना होगा। हमें अब इंडिया से एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा खतरात हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं अल्टीमेटली। भट्टी साहब, ओवरऑल जो क्रिकेट है, मेरे ख्याल से तो जो बाकी ममालिक हैं उनको भी आगे आकर इस पे स्टेप अप करना चाहिए। आईसीसी के जो मेंबर ममालिक हैं, जो इंग्लैंड है, ये आप देखिएगा कोई नहीं आएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं, और दुआ फाइनेंसिंग वहां से होती है ना, मसला सारा ये। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक है। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। हमेशा उन्होंने अपना तज्जिया जो है बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया है। और अगेन, इंडिया जो है वो अगर बाज नहीं आता है तो डेफिनेटली क्रिकेट का नुकसान हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं या पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं, पूरी क्रिकेट का नुकसान होगा। लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है। और पाकिस्तान के अब जो बाकी मैचेस हैं, बाकी 2 मैचेस बांग्लादेश के साथ, आई होप उसके अंदर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है मनी मैटर्स, और इसमें आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां पर वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नए तिजारती मुआहिदे की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कई आला हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये कोशिशें पाकिस्तान की मईशत के लिए फ़ौरी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि हमें याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दरामदी ड्यूटी जो है वो 29% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर, जो न सिर्फ हमारी बरामदात को मुतासर करेगा बल्कि तिजारती ताल्लुकात पर भी गहरे असरात डाल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या ये फैसला वापस हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और या इस पर दोबारा से बातचीत की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमरीकी मंडी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माली साल 2024-25 की बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने अमरीका को तकरीबन $4.4 अरब की बरामदात की और $1.9 अरब मालियत की दरामदात रिकॉर्ड हुई। इस तरह पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $2.5 अरब रहा है। सारे मामले पे बात कर लेते हैं। फरहान बुखारी साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं बुखारी साहब, ये जो रिसेंट दौरा है वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब का, ये पाकिस्तान को जल्द से जल्द क्या फ़ायदा और कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को इससे? जी, मुख्तसर ये कि पिछले चंद महीने में जब ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया था 29% टैरिफ, उसके बाद से आज तक बीच में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ मुस्बत रहे हैं। अच्छा, एक तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा है वाशिंगटन, जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच पे भी गए और वहाँ पे अहम अमूर पे बातचीत हुई। अब ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है, क्योंकि अमरीकी सदर यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बग़ैर वजह के किसी फ़ॉरेन
डिग्निटरी को इस तरह नहीं बुलाता जिस तरह उन्हें बुलाया गया। गैर मामूली था, बिल्कुल गैर मामूली था। और मेरे ख्याल में इससे ज़ाहिर होता है कि US एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त एक पॉजिटिव रुझान है पाकिस्तान की तरफ। दूसरा ये कि मई में जब ये इंडो पाकिस्तान जो टकराव हुआ और फिर जब ख़ात्मा हुआ उसका और वो अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया, तो उस वक्त ये कहा गया था, ट्रम्प साहब ने ख़ुद कहा कि जी मैं दोनों मुल्कों से कहता हूँ कि आप ट्रेड करें, तिजारत करें। तो वो अंदिया यही था, इंडिकेशन यही थी कि वो एक तरह का यानी जंग बंदी के नतीजे में अमेरिका कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने को तैयार है। फिर पाकिस्तान ने ख़ुद भी बीच में एक बड़ा ऐलान किया कि जी हम अमेरिका से तेल भी दरामद कर सकते हैं और जवाबी टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, जवाबी टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट्स की के मौके पाकिस्तान में जो हैं उनका भी जिक्र हुआ, रेकोडेक का जिक्र हुआ बलूचिस्तान में, और एक दो चीज़ों का जिक्र हुआ। तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। इतनी गुंजाइश मौजूद है, आपका तज्जिया क्या कहता है, इतनी गुंजाइश मौजूद है कि ये 29% टैरिफ जो है इसको मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो किसी हद तक कम करवा लें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान US में ही करता है 17% के करीब, तो ये बहुत ज़्यादा असर करेगा हमारे रिजर्व्स के ऊपर, हम ये बात बिल्कुल। और मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर ये टैरिफ कम ना हुआ। गो के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 29% शायद ख़त्म हो जाए। अच्छा। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता, क्योंकि वो हर मुल्क से उनकी जो डीलिंग चल रही है वो उसमें कुछ ना कुछ टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है। ट्रम्प साहब एक ऐसे लीडर हैं कि जो आज कुछ कहते हैं तो आने वाली कल का पता नहीं होता, तो वो खुश हो के अगर कुछ ऐसा कर दें तो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत अच्छा है। किन शोबों में अमेरिका से पाकिस्तान मदद ले सकता है? वज़ीर ख़जाना के अगर स्पेसिफिकली दौरे की बात करें तो कौन से शोबे हैं जिनमें हेल्प हो सकती है फ़ौरन? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, उस पर पाकिस्तान अमेरिका में बहुत एडवांसेस हुई हैं और बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान के जो IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और शोबों में जो स्टूडेंट्स हैं, फिर यहाँ पे अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आजकल तो आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, अगर वहाँ से कुछ ऑर्गेनाइज़ करके कुछ ऑनलाइन क्लासेस ही इस शोबे में शुरू की जाएँ जिससे यहाँ के बच्चियों की स्किल्स बेहतर हों और एक ऐसे शोबे में बेहतर हों जहाँ पे आजकल नई और बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुस्बत एक सूरत हाल होगी। दूसरा, पुरानी बात है लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में 60 की दहाई में जब गंदम की पैदावार एकदम से बहुत ऊपर चली गई थी, तो उसकी वजह एक बीज था जिसे मैक्सी पाक कहते थे। वो एक मैक्सिकन वैरायटी को अमेरिका ने किसी तरह उसको मज़ीद डेवलप करके और वो पाकिस्तान को दिया, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इनकलाब, ज़रिए इनकलाब के बारे में भी बात हो रही थी। उस किस्म की भी मिसालें हैं। फिर काउंटर टेररिज्म वो बहुत अहम है। अब देखें ना, पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो कि शहादतों की ख़बरें आती रहती हैं, क्योंकि हमारी अफवाज बहुत उसकी भारी कीमत चुका चुके हैं और अब भी दे रहे हैं। 30 सेकंड में अगर आप बता सकें, अगर ये टैरिफ 29% जो पाकिस्तान पर लगने जा रहा है वो कम नहीं होता है तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, या कितनी मुतासिर होंगी हमारी एक्सपोर्ट्स? इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबीना के कुछ वज़रा, एक वज़ीर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी कम होने का तो हम इम्कान समझते ही नहीं हैं। अच्छा जी, क्योंकि वो मेंटली तैयार हैं, वो मेंटली तैयार हैं कि कुछ ना कुछ कमी होगी। और उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि देखिए, तेल हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं और इतना मंगवा रहे हैं कि शायद उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, वो अगर बैलेंस नहीं होता तो कम ज़रूर होगा। अच्छा। पिछले साल $5 अरब से ज़्यादा मालियत का तेल पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया था, तो अगर उसमें 1/3 या 1/4 या निस्फ या जो भी बात हो वो मंगवा लें, इससे एक ये खदशा ज़रूर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ें। उसकी वजह यह है कि मज़ीद बढ़ानी पड़ें क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है अमेरिका से यहाँ लाने के नतीजे में एक मरतबा फिर क्लोज कर रहे हैं हम अपने शो का भी और सेगमेंट का भी, वो भारी दिल के साथ और दुख के साथ कि मजीद महंगी भी हो सकती हैं। ये इम्कान भी पाया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो जाती है अगर जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, अगर अमेरिका से आए तेल और अगर वो वाकई ज्यादा महंगा हुआ जैसा कि खदशा आजकल इज़हार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद औरंगजेब साहब का दौरा जो है पाकिस्तान के लिए क्या खबरें लेकर आएगा उसके लिए हमें शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।